तो देखो बेटा, अपना जो अगला टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो है रेक्टिफायर। ये बता दो पहले तो भाई का लुक कैसा है। ठीक है, मुझे बड़ा पता है भाई, अच्छा ही है, मस्त काचे काट दिए। ठीक है, तो भाई अगला जो टॉपिक अपने पास है बेटा सेमीकंडक्टर में वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर में देखो क्या होता है बेटा। रेक्टिफायर का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पे बेसिकली हम वोल्टेज कन्वर्जन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है बेटा। ए रेक्टिफायर is an electronic device that converts AC voltage into direct या into DC वोल्टेज। एक अपने पास में ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। ठीक है बेटा, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ लैपटॉप है, जितने भी लैपटॉप है उन सब के चार्जर, मोबाइल है, फोन के चार्जर है या फोन है, ये सारे के सारे डीसी पे काम कर रहे होते हैं। बट अपने हाउस होल्ड में जो सप्लाई आ रही होती है वो तो एसी है, तो इसलिए उस एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होगा। उस डिवाइस का नाम ही क्या होता है, रेक्टिफायर। ठीक है, अब बेटा रेक्टिफायर में हम दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी जो सबसे पहला रेक्टिफायर है वो करने वाला हूं, जो कि है अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर। ये अपने पास में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रेक्टिफायर है जो कि आधी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, आधी वेव को कन्वर्ट करता है, बाकी आधी वेव को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ऐसा सिंपल सा रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने वाले हैं अब थोड़ा सा डिटेल में, प्रॉपर टॉपिक हो गए। हाफ वेव रेक्टिफायर is the simplest type of rectifier। हाफ वेव रेक्टिफायर है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रेक्टिफायर है। ठीक है, ये अपने पास में सिर्फ हाफ जो एसी वोल्टेज है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इट वर्क्स बाय अलाउिंग ओनली half of AC voltage wave front to pass, wave form करंट तो अलग ही चीज है, wave form to pass and block the other half। आधी वेव फॉर्म को तो पास कर देता है, आधी वेव फॉर्म को ब्लॉक कर देता है। ऐसा होता है अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देखो बेटा कैसा है। अगर मान लो अपने पास में ऐसी कोई कंप्लीट वेव है, ठीक है, इस तरीके से, इसमें ऊपर वाली वेव को अलाउ कर दे, नीचे वाली वेव को काट दो। एसी वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज बन गई सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। हाँ भाई यूनिडायरेक्शनल है, तो इसलिए वो कैसी वोल्टेज बन गई है, डीसी वोल्टेज बन गई है, कोई दिक्कत ही ना है। ब्लॉक द अदर ऑफ नहीं भाई, हाफ, अदर हाफ को ब्लॉक कर देता है। ऐसा होता है अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसका डायग्राम है। ठीक है, या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी भाई कंस्ट्रक्शन को समझो। एक अपने पास में एसी वोल्टेज है, चाहिए होगी ऑब्वियस सी बात है, बिना एसी वोल्टेज के क्या ही करेंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज का ये अपने पास में सोर्स है, इसको भाई कनेक्ट कर दिया एक ट्रांसफॉर्मर से। ये ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
कैसा ट्रांसफॉर्मर है मेरे बेटे? ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यार उस चिंटे से को रहने दे, इतनी देर लग जाएगी भाई। अपनी नोटबुक में मत बनाना इस चिमटे को। एक डायोड है, ठीक है, और भाई आउटपुट लेने के लिए लोड सप्लाई बना दी है, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई लोड रेजिस्टेंस। ये अपने पास में है डायोड, एक है ये अपने पास में एसी सोर्स। इस तरीके से बेटा एसी सोर्स, तो ऐसा सा इसका सेटअप होता है। ये अपने पास में है ट्रांसफॉर्मर। ऐसा अपने पास में कंस्ट्रक्शन होती है, इस तरीके से होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर में देखो क्या क्या चीज रहती है। सबसे पहले तो है एसी सोर्स, एसी सोर्स, ठीक है, जो अपने पास में इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो सोर्स है। इट प्रोवाइड्स एसी इनपुट। जो अपने पास में एसी सोर्स है यही अल्टरनेटिंग इनपुट है उसको प्रोवाइड करता है। सेकंड जो इसमें चीज है वो है ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट जो इसमें चीज है उसका नाम क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है कि भाई ये वाला ट्रांसफॉर्मर है, इसको जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है कि बेटा जो अपने पास में एसी वोल्टेज आ रही है वो हाई वोल्टेज है, ठीक है, ज्यादा वोल्टेज हो सकती है, 220 वोल्ट हो सकती है, बट अपने पास में ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है जो कि 5 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास आउटपुट हमें दे दे, ताकि डायोड है वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर में चीज यूज हो रही है वो है डायोड। डायोड को लिखा जा रहा है डी से, ठीक है। यही अपने पास में मेन कंपोनेंट है, यही अपने पास में एक वे से कंडक्ट करता है, ठीक है। दिस इज आइडियल डायोड, आइडियल डायोड दैट कंडक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। एक अपने पास में आइडियल डायोड है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ठीक है। अपनी जो फोटो उसको हटा देता हूं ताकि आप इस चीज को देख सको, ठीक है। फोटो को हटाने की बजाय में एक और काम भी कर सकते हैं भाई लोग, फोटो के पीछे छुपा दिया है, इतना सही दिखूंगा, वो भी साइड में होऊंगा तभी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर में करंट है उसको कंडक्ट करे। ऐसा है बेटा अपने पास में डायोड। डायोड के बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो अपने पास में है भाई लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस है जिसको आरएल से लिखा गया है, ठीक है। ये अपने पास में है ऐसा रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस में आउटपुट रिसीव करी जाएगी। द रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट आउटपुट is to be received। जिसके अक्रॉस में आउटपुट रिसीव करी जाएगी या जिसके अक्रॉस में आउटपुट है वही ली जाएगी, और इसके अक्रॉस वाली आउटपुट है उसी को ही मेजर किया जाएगा। ऐसा है अपने पास में भाई, ठीक है। तो ये अपने पास में 4 कंपोनेंट है जिनसे मिलके हमने ये बना दिया है। इसके अक्रॉस में अपने पास में आउटपुट ले लेंगे। तो देखो बेटा अपने पास में अब किस तरीके से काम करता है ये बनाते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर बना रहा हूं इनपुट वेव, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, और इस तरफ है टाइम। इसके नीचे ही ग्राफ बना दे रहा हूं एक आउटपुट वोल्टेज और टाइम। इनपुट वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, दूसरी तरफ है आउटपुट वोल्टेज और टाइम का ग्राफ। देखो जो इनपुट वोल्टेज है वो किस तरीके की होगी। इनपुट वोल्टेज है बेटा वो ऐसी सी होगी, इनपुट वोल्टेज है वो इस तरीके से होगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी उसको हम यहाँ पे बनाएंगे भाई, ठीक है। पहले इस चीज को समझा देता हूं फिर उस चीज को लिख लेंगे भाई धीरे धीरे करके, ठीक है।
तो बेटा देखो अपने पास में क्या होता है इस एसी में, सबसे पहले है कि अगर मान लेते हैं यहां से पॉजिटिव सप्लाई आई, वोल्टेज है जो उसकी पॉजिटिव सप्लाई आई, तो इस तरफ पॉजिटिव आया, इस तरफ नेगेटिव आया। ठीक है, अब यही वोल्टेज है ये आगे जाके इस ट्रांसफॉर्मर से क्रॉस होके आगे निकली, तो ट्रांसफॉर्मर से सबसे पहले है वोल्टेज इस तरफ पॉजिटिव आई, इस तरफ नेगेटिव आई। ठीक है, तो बेटा अभी ये पॉजिटिव है, ये डायोड है, डायोड पे इस तरफ पॉजिटिव आई, तो ये वाली साइड क्या है P, ये वाली साइड क्या है N। तो P पे अगर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब है क्या करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो जैसी पॉजिटिव सप्लाई है वैसी ही निकल जाएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपने पास में आउटपुट है वो पॉजिटिव बन गई है। चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ही ना रही। नेक्स्ट अपने पास में आई है नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसी नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल है मतलब कि यहां पे नेगेटिव वैल्यू आई और नीचे की तरफ पे पॉजिटिव बन गई। ठीक है, इस पे नेगेटिव आई, इस तरफ पॉजिटिव बन गई। अगर P वाली साइड पे नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब ये डायोड कैसे हो जाएगा, रिवर्स बायस। और डायोड जो है वो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, तो रिवर्स बायस में आउटपुट हमें कितनी देगा, 0। ठीक है, तो पॉजिटिव आई तो प्रॉपर सप्लाई दी, नेगेटिव आई तो जीरो सप्लाई। इसके बाद में फिर से पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव सप्लाई दे दी, लो भाई पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव आई तो कोई सप्लाई नहीं। तो इस तरीके से अपने पास में जो आउटपुट वेव फ्रंट है वो ऐसी सी बन गई है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने डायोड है उसने कंडक्ट कर दिया है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जा रहा है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब आधी सी वेव है उसको रेक्टिफाई कर दिया है। क्लियर सी बात है, समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, मतलब कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ ही गया। अब देखो मैं बताता हूं कैसे ये वर्क करता है। दो साइकिल आएंगी, पॉजिटिव के लिए अलग से, नेगेटिव के लिए अलग से। वर्किंग, दो आप साइकिल के लिए वर्किंग लिख रहे हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वर्किंग है वो लिख रहे हैं। द टॉप एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज पॉजिटिव। इस केस में जो टॉप एंड है ट्रांसफॉर्मर का वो पॉजिटिव है, एंड द बॉटम एंड, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है उस केस में लिख रहे हैं, एंड द बॉटम एंड इज नेगेटिव। ऐसी अपने पास में सप्लाई आई, जिसकी वजह से जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। दिस मेक्स डायोड फॉरवर्ड बायस, इसकी वजह से जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, मीनिंग इट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। इसका मतलब है इसने करंट को अलाउ कर दिया है, करंट को चलने के लिए। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास में लोड करंट के अक्रॉस में वोल्टेज मिल जाती है। ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस जो कि है RL, एंड वी गोट आउटपुट वोल्टेज। ऐसा अपने पास में है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वर्किंग थी वो। ठीक है, अब बेटा दूसरी वर्किंग हम करने वाले हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे, कैसे काम करता है ये डायोड। ठीक है, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल है उसकी प्रोसेस लिखते हैं। तो इस केस में देखो क्या होगा, द पोलैरिटी ऑफ AC सोर्स इज रिवर्स्ड। इस केस में जो AC सोर्स है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, एंड टॉप एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकम नेगेटिव।
और जो ट्रांसफॉर्मर का जो टॉप एंड है वो नेगेटिव हो जाता है एंड बॉटम इज पॉजिटिव, और बॉटम एंड है वो बन जाता है पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या है कि बेटा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, दिस मेक डायोड रिवर्स बायस। इससे जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाता है एंड इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट, और इसकी वजह से जो करंट है उसका जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर करंट का फ्लो ब्लॉक हो गया है इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंस नो करंट फ्लोज इन सर्किट, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर इज जीरो। इसका मतलब जो आउटपुट है लोड रजिस्टर के अक्रॉस में उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है अपने पास में नेगेटिव हाफ साइकिल पे। नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट है वो नहीं आती है। तो इस तरीके से होती है बेटा अपने पास में जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी प्रोसेस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट वेव फ्रंट है वो हमने बना के देख ली है। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट वेव फॉर्म, इसको बोलेंगे आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, कंप्लीटली ये अपने पास में है एसी, ये अपने पास में क्या बन गई, डीसी। ठीक है, अब बेटा इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वो पैरामीटर के बारे में लिखता हूं। ठीक है, तो वो है की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। सबसे पहला जो है अपने पास में वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है, इसको मेजर किया जाता है, ये अपने पास में रेशियो है इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो। ठीक है, दिस मेजर हाउ वेल द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC इनपुट पावर इनटू DC आउटपुट पावर, DC आउटपुट पावर। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। ठीक है, एफिशिएंसी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, AC इनपुट पावर, DC आउटपुट पावर को AC इनपुट पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटू 100%, परसेंटेज में अगर लिखनी हो तो इंटू 100% भी कर देंगे। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है वो हो सकती है 40.5। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है 40.5% होती है। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक नेक्स्ट कंपोनेंट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। अगला जो है उसको क्या डिफाइन किया जाता है, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर को गामा से लिखा जाता है। इसका मतलब है ये अपने को बता रहा है कि भाई आउटपुट पावर के अंदर में कितनी सी फ्लक्चुएशन है, मतलब आउटपुट जो डीसी है उसमें कितनी सी फ्लक्चुएशन है। अगर बेटा परफेक्ट वैल्यू आ रही है इसका मतलब उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, अगर परफेक्ट नहीं आ रही है मतलब कि खूब सारी फ्लक्चुएशन है। इस चीज को मेजर कर रहा है रिपल फैक्टर। ठीक है, दिस मेजर द अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट, मतलब कि फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसको रिपल भी बोल देते हैं, रिपल प्रेजेंट इन DC आउटपुट। तो भाई AC का कितना सा अमाउंट है वो DC के अंदर में प्रेजेंट है, कितनी फ्लक्चुएशन DC के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो रिपल फैक्टर इसको डिफाइन किया जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इनपुट, जो अपनी एसी इनपुट है उसकी आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी आउटपुट। ऐसे करके अपने पास में जो रिपल फैक्टर है उसको डिफाइन किया जाएगा, और यहाँ पे जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू निकल के आती है 1.21। ऐसे होता है अपने पास में रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, मतलब सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की सारी चीजें जो है वो हमने कर ली है। हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ अपने पास में बेटा डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो पता ही है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। कुछ डिसएडवांटेज है दो, उन डिसएडवांटेज को लिख लेता हूं, दो तीन है मतलब कि डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एक तो है भाई डिसएडवांटेज इसकी लो एफिशिएंसी है, ज्यादातर तो को काट ही देता है तो लो एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, इसका रिपल फैक्टर हाई है, हाई रिपल फैक्टर, भाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो इसमें बची ही रह जाती हैं। ठीक है, एक है भाई लो आउटपुट पावर, क्योंकि खूब सारी पावर तो ब्लॉक ही हो गई है, खूब सारी ऐसी कंपोनेंट तो ब्लॉक ही हो गया तो आउटपुट पावर भी कम मिलेगी। तो ये तीन है इसकी डिसएडवांटेज। और भाई डिसएडवांटेज को भी ऊपर वाले पेज पे ही एडजस्ट कर देता हूं ताकि नीचे वाले पेज पे नई चीजें लिखी जा सके। करना बेटा एडजस्ट, एडजस्ट क्या प्रॉपर तरीके से आ गया है, एडजस्ट की तो बात है ना बची। तो ये हमने दो पेज में हाफ वेव रेक्टिफायर कर दिया है। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है भाई फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट जो है अपने पास में बेटे वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर या इसको बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। ठीक है, ऐसा रेक्टिफायर है जिसको सेंटर से टैप किया जाता है, ऐसा रेक्टिफायर होता है अपने पास में फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर is more efficient than a half wave rectifier। फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज्यादा एफिशिएंट है हाफ वेव रेक्टिफायर से, क्योंकि ये पूरी की पूरी आउटपुट को हमें प्रोवाइड कर देता है। इट यूज बोथ हाफ ऑफ एसी इनपुट साइकिल टू प्रोड्यूस डीसी आउटपुट। ये अपने पास में दोनों इनपुट जो है एसी साइकिल की उनका यूज करता है आउटपुट को प्रोवाइड करने के लिए। दिस रिजल्ट इनटू ए गुड आउटपुट, इसकी वजह से एक बढ़िया सी हमें आउटपुट है वो मिलती है। ऐसा होता है भाई फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब बेटा जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि भाई सर्किट डायग्राम कैसा है। ठीक है, तो डायग्राम या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को समझो क्या रहता है। एक तो भाई एसी इनपुट जिसको बोलेंगे एसी इनपुट, एसी इनपुट को हमने कनेक्ट कर दिया भाई दो तरफ से। ये लो भाई ट्रांसफॉर्मर की कोइल बना दी, ऐसा बना दिया। ठीक है, और भाई दोनों तरफ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके सेंटर से अपने पास में जो ट्रांसफॉर्मर था उसके सेंटर से हमने टैप करके एक कोइल निकाल ली, मतलब एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दी,
यहाँ पे लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, और इन दो टर्मिनल्स के, ये जो दो लॉलीपॉप जैसी हैं टर्मिनल है, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज है उसको लिया जाता है। ठीक है, एसी इनपुट है यहाँ पे, ये जो इनपुट वोल्टेज है वो है। ठीक है, तो इसके अंदर में देखो अपने पास में भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये है भाई सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एसी इनपुट, यहाँ पे आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, डायोड D1, नीचे है डायोड D2। दो चीजें हैं अपने पास में, मतलब सॉरी दो डायोड हैं अपने पास में। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर में क्या क्या कंस्ट्रक्शन में चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास में एसी इनपुट, ये अपने पास में जो इनपुट है सर्किट को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा है अपने पास में सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, इसमें भी जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही लगाया जाता है, बस उसको सेंटर से टैप कर दिया जाता है, भाई सेंटर से इसको जोड़ दिया जाता है वायर के साथ में। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मर हैज ए वायर कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ इट्स सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल या सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, उसके साथ में हमने एक वायर कनेक्ट कर दी है, बस ऐसा होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दूसरा है अपने पास में, इसके बाद में भाई दो डायोड हैं, उसको लिख लेते हैं, टू डायोड्स D1 एंड D2। ठीक है, एक डायोड बेटा लगा रखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, दूसरा डायोड काम करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल को हैंडल करने का। वन डायोड हैंडल्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल, द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अदर हैंडल नेगेटिव हाफ साइकिल। ऐसे हैं ये दो अपने पास में जो डायोड हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो भाई ऐसे अपने पास में पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है अपने पास में फुल वेव रेक्टिफायर की वो इस तरीके से है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या है बेटा, जिसके अक्रॉस में आउटपुट रिसीव करी जाती है। ठीक है, रिप्रेजेंट या अक्रॉस दिस आउटपुट इज रिसीव्ड, इसके अक्रॉस में जो आउटपुट है उसको रिसीव किया जाता है। ये अपने पास में है जो कंपोनेंट थे वो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से जो वर्क है वो करता है, ये चीज हम करने वाले हैं। देखो तो अपने पास में वर्किंग है वो लिखते हैं, वर्किंग करके, वर्किंग। ठीक है, पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वर्किंग लिखते हैं, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। पहले तो बेटा तुम्हें बता देता हूं कि भाई किस तरीके से साइकिल बनेगी, क्या इसका सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो पहले तो अपने पास में डीसी इनपुट है, इनपुट की वेव फ्रंट बनाता हूं भाई। इसमें बनाएंगे भाई इनपुट की वेव फ्रंट, वेव फ्रंट नहीं वेव फॉर्म। वेव फ्रंट बताना बाद बाद में, क्यों याद आ रहा है। ये है भाई पहली इनपुट। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो ऐसे रहेगा, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव पहुंचेगा, इस तरफ नेगेटिव पहुंचेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर यही जो है अपने पास में दूसरे केस में देखी जाए और भाई जगह बनाई जाए पहले तो। ठीक है, तुम बेटा इसको नीचे लिख लेना अगर जगह नहीं है तो भाई।
इसके बाद में ये आउटपुट के लिए बनाई जाएगी। इनपुट 1 पे इनपुट, डायोड 2 पे इनपुट, ये अपने पास में है आउटपुट। ठीक है बेटा, देखो पहला क्या है कि पहले इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव, तो जो नीचे की तरफ है वो क्या जा रहा है, नेगेटिव। सेकंड केस में अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो इस तरफ नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस तरफ नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब है जो दूसरी हाफ साइकिल है वो कैसी नजर आएगी कि जिधर इसकी पॉजिटिव थी तो उधर उसकी नेगेटिव, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। तो ये दोनों के दोनों ये भाई D1 की इनपुट है, इनपुट फॉर D1। ठीक है, D1 पे जैसी इनपुट है उससे जस्ट अपोजिट इनपुट D2 पे होगी, क्योंकि D1 पे जब पॉजिटिव है तो D2 पे नेगेटिव है, D1 पे जब नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव है, तो इसकी इनपुट है वो ऐसी रहेगी भाई, ये देखो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका जो सिनेरियो है वो समझते हैं। जब बेटा पहले पे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल चली तो D1 तो अपने पास में फॉरवर्ड बायस हुआ, D2 उस केस में रिवर्स बायस होगा, तो उस केस में सिर्फ D1 कंडक्ट करेगा और ये जो है ये अपने पास में आउटपुट में चली जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आउटपुट बनी। जब अपने पास में नेगेटिव हाफ साइकिल आई D1 पे, मतलब D2 पे पॉजिटिव हाफ साइकिल चली गई, तो ये वाली जो है वेव फ्रंट ये D2 के कोरस्पॉन्डिंग है, उस केस में D2 कंडक्ट करेगा। पहले कंडक्ट कर रहा था D1, फिर कर रहा है D2, फिर कंडक्ट कर रहा है D1, फिर कंडक्ट कर रहा है D2। ये टाइम T पे बेस्ड सिनेरियो है। इस तरीके से अपने पास में इनपुट और आउटपुट की जो वेव है वो बन जाती है। ठीक है, इनपुट जो थी AC थी, बाद में जो आउटपुट है वो क्या है, DC। ऐसे करके इनपुट और आउटपुट है हाफ वेव सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर से ऐसी आउटपुट बनती है। ठीक है, तो अब इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो थ्योरी पार्ट है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे देखो क्या होता है, द टॉप ऑफ ट्रांसफॉर्मर is positive and bottom end is negative. So D1 is forward bias and conduct. तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कंडक्ट करेगा, एंड also D2 is reverse bias and do not conduct। तो जो आउटपुट है वो सिर्फ D1 के अक्रॉस जो आउटपुट है वो मिलेगी। द आउटपुट विल बी ऑफ D1 ने जो कंडक्ट किया था वो आउटपुट के केस पे मिल जाएगी। सेकंड है अपने पास में नेगेटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग में क्या होगा, या नेगेटिव हाफ साइकिल का जो सिनेरियो है वो क्या होगा। इसको लिख देता हूं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या है, जो टॉप है वो है उस पे नेगेटिव पहुंची है, नीचे वाले पे है पॉजिटिव पहुंची है। ठीक है, द टॉप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, the top of transformer is negative and bottom end is positive। टॉप एंड है वो नेगेटिव है, बॉटम एंड है इसका पॉजिटिव है। तो D1 will not conduct and D2 will conduct, or the output will be same as of D2। आउटपुट वैसी ही होगी जैसी अपने पास में D2 पे पहुंची है।
ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास में जो प्रॉपर आउटपुट वेव फ्रंट है वो बन जाती है। ठीक है, ये बी नहीं दिख रहा था तो ऐसे दिख जाए। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास में जो वर्किंग है वो लिख लिए भाई, ऐसी इसकी वर्किंग होती है फुल वेव रेक्टिफायर की। इसमें बेटा जो दोनों के दोनों फैक्टर हैं वो लिखे जाएंगे जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले तो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसको डिफाइन किया जाएगा रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर, इस चीज का रेशियो है इंटू 100%। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 81%। मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो बेटा इसकी 81% होती है। नेक्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर है उसको लिखा जाता है गामा से। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू अपने पास में होती है 0.48। ये अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत ज्यादा कम है, जो कि एक बढ़िया संकेत है। ठीक है, रिपल फैक्टर मतलब कि जितने कम फ्लैक्चुएशन है, 0.48 है मतलब कि कम फ्लैक्चुएशन है, 1.21 था मतलब कि ज्यादा फ्लैक्चुएशन था। ठीक है, इसका भाई एडवांटेज है अपने पास में डीसी जो अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर था उससे बढ़िया काम कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़िया है, रिपल फैक्टर बढ़िया है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं भाई एडवांटेज ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर इसके क्या एडवांटेज है? इसकी हाई एफिशिएंसी है, बढ़िया एफिशिएंसी है इसकी। सेकंड है स्मूथ आउटपुट। ठीक है, ये ऐसे ये पता नहीं कैसे लिख दूं। नेक्स्ट है अपने पास में हाई आउटपुट पावर, हायर आउटपुट पावर। इसकी जो आउटपुट पावर है वो हायर है एज कंपेयर टू पहले वाले। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में फुल वेव रेक्टिफायर की एडवांटेज ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसलिए बेटा जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो बढ़िया रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर से। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है भाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, देखो इस केस में अपने पास में अगर टाइम पीरियड करूं मैं, ठीक है, जितने टाइम के बाद में वेव रिपीट हो जाती है, तो ये अपने पास में यहाँ पे टाइम पीरियड टी। ठीक है, आउटपुट वेव का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, टी। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अगर लिखें तो बेटा देखो इनपुट वेव है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी। टी टाइम के बाद में रिपीट कर रही है, बट इसमें रिपीटेशन t/2 टाइम के साथ ही शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे टी टाइम के बाद हो रहा है, यहाँ पे t/2 के बाद ही हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2f। तो इसका मतलब है ये वाली चीज लिख लेते हैं भाई नोट करके। ठीक है, इन इफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेव फ्रंट, इनपुट वेव ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट वेव ऑफ रेक्टिफायर is t, then the time period of output of half wave rectifier will be t। तो जो आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर का उसका भी होगा t। एंड आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हैज टाइम पीरियड t/2। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा भाई t/2। तो ऐसा रहता है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो
डबल हो जाती है। सेम चीज जो बेटा एसएचएम में पढ़ी हुई थी ना, वैसी ही चीज है ये। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रख लेना। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आती है बेटा, जो कि है भाई कैपेसिटर एज द प्रॉपर आउटपुट। तो बेटा देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं एक। ये है इसका डायग्राम, एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ डायग्राम है ये। ठीक है, तो बेटा जो रेक्टिफायर है ना, उसके साथ में हम एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, लोड जो अपने पास में रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में। ठीक है, तो अपने पास में देखो एसी इनपुट थी इस तरीके से, जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसकी आउटपुट है इस तरीके से। ठीक है, ये जो डॉटेड है ये। अगर हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है तो देखो क्या है कि जैसे ही अपने पास में वेव है वो बढ़ी, तो उस केस में कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब अपने पास में यहाँ पे एनर्जी कम हुई तो पट कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया। ठीक है, वापिस से कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर वापिस से डिस्चार्ज होने लग गया, चार्ज हो गया डिस्चार्ज होने लग गया, चार्ज हो गया डिस्चार्ज होने लग गया। तो जो कैपेसिटर ने है ना वो स्मूथ सी आउटपुट दे दी है, जिससे कि एक अच्छा रिपल फैक्टर अपने पास में बन जाता है, एक प्रॉपर डीसी वोल्टेज जैसी नजर आने लग जाती है। तो ये हो जाता है अपने पास में, जो डीसी है उसका यूज करके एक बढ़िया आउटपुट ले लेना। ठीक है, तो बेटा जो बोर्ड है, बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड तक का सिलेबस इधर पे ही खत्म हो गया है, सारी की सारी चीजें हमने खत्म कर ली हैं बोर्ड के सिलेबस तक की। इससे आगे जो चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं अब। तो बेटा अब एक दो क्वेश्चन करते हैं अपने पास में, रेक्टिफायर पे बेस्ड या जो डायोड है किस तरीके से काम करता है उस पे बेस्ड। ठीक है, देखो एक अपने पास में इस तरीके से सिनेरियो है, एक डायोड है, ये अपने पास में डायोड है, ऐसा सर्कल सा बना दिया जाता है ताकि ध्यान रहे कि ये डायोड है। ठीक है, इसके आगे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, इस तरफ से इनपुट दी जा रही है, इस तरफ से आउटपुट ली जा रही है। ठीक है, इसके और इसके बेस इनपुट, इस और इसके बीच में आउटपुट ली जा रही है। ऐसा अपने पास में सिनेरियो है। इफ द इनपुट वेवफॉर्म इज, जो इनपुट वेवफॉर्म है वो इस तरीके से है बेटा। ऐसे करके है अपने पास में इनपुट वेवफॉर्म। ऐसे अपने पास में इनपुट वेवफॉर्म, यहां पे है 0, इस लेवल पे है +5 वोल्ट, इस लेवल पे -5 वोल्ट। इस तरीके से इनपुट वेवफॉर्म है जो कि इसके ऊपर में आ रही है। देन ड्रो आउटपुट वेवफॉर्म, तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करनी है। तो ये देखो मेरे बच्चे, पीएन डायोड है, इनपुट पे सबसे पहले वैल्यू कितनी आ रही है -5 वोल्ट। अगर -5 वोल्ट की इनपुट आएगी तो यहाँ पे -5, यहाँ पे 0। ठीक है, तो जो पीएन डायोड है रिवर्स बायस होगा, तो उस केस में ये जो आउटपुट है उसको क्लिप कर देगा और 0 वोल्ट की आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, अगर +5 वोल्ट की इनपुट आएगी, उसके बाद में इतने से रीजन में कितनी सी इनपुट आएगी +5 वोल्ट, इनपुट +5 वोल्ट, ये तो अपना ग्राउंड ही मान लेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है, यहाँ पे +5 वोल्ट आई, तो बेटा रेक्टिफायर की तरह ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में वही को आउटपुट पी आगे भेज देता है। तो 5 वोल्ट इनपुट आई तो 5 वोल्ट ही आउटपुट आ गई। ठीक है, तो +5 वोल्ट, इधर पे है -5 वोल्ट। ऐसा सा अपने पास में जो आउटपुट का ग्राफ है, आउटपुट वेवफॉर्म है, वो इस तरीके से नजर आएगी। ले भाई ये बना दिया, बता क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक आधे और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा सिंपल था, जैसे हमने साइन वेव किया था ना, इसमें पॉजिटिव आ रही है तो सीधा भेज देता है, बस पॉजिटिव आएगी तो उसको सीधा भेज देगा, नेगेटिव आएगी तो उसको खत्म कर देगा। बस इतना था क्वेश्चन था। चलो भैया अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन, जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है, बोथ द डायोड यूज इन द सर्किट आर अज्यूम टू बी आइडियल, दोनों डायोड है ये आइडियल है, एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस
व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ईच डायोड इज 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट का इसका बैरियर पोटेंशियल है जो बिल्ट इन पोटेंशियल है। और द इनपुट वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, इधर से 12.7 की इनपुट है, इधर से 4 वोल्ट की इनपुट है। ए वाले पॉइंट के ऊपर में कितना सा वोल्टेज होगा। चलो अभी करते हैं सोल्व। ठीक है, तो बेटा देखो इसको सोल्व करता हूं मैं। सोल्व क्या, इसी डायग्राम में कर देता हूं। देखो बेटा इधर पे है सप्लाई अपने पास में ऐसी आई, इधर पे नीचे वाले को ग्राउंड 0 मान लिया, इधर पे आई 12.7 वोल्ट, इस तरफ पे आई 4 वोल्ट, इस तरफ पे 0। तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, पहले वाला जो पी एन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस, दूसरे वाला रिवर्स बायस। यहां से तो सर्किट बंद ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सर्किट है सिर्फ इतना सा बचा है, यहां पे हमें आउटपुट देखनी है। 12.7 वोल्ट इधर से आई, डिवाइस फॉरवर्ड बायस में हुआ। फॉरवर्ड बायस में कितनी सी वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, 0.7 वोल्ट को। तो अपने पास में पोटेंशियल जो ए पे है वो क्या हो जाएगा, 12.7 से स्टार्ट हुआ था बेटा, -0.7 इसने ड्रॉप कर लिया इसके अक्रॉस में। तो ए के ऊपर पोटेंशियल कितना सा बचा, 12 वोल्ट। ठीक है, यहां से 12.7 आया था, थोड़ा सा ड्रॉप, ए पे पहुंचते पहुंचते 12 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है 12 वोल्ट। बस ये इतना सा करना था। चलो और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, बस बेटा इतना ही है। और इस पे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो खुद से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, आपके जो पैकेज वैकेज में मिल जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन। अगर किसी के पास पैकेज नहीं है या कोई अपने पास में रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मुश्किल क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो भाई अगला जो है कंसेप्ट वो करते हैं भाई। अगला जो कंसेप्ट है वो है बेटा स्पेशल पर्पस जीनर, स्पेशल पर्पस पीएन डायोड। उसमें आ जाता है एक जीनर डायोड। एक अपने पास में एक स्पेशल डायोड बनाया जाता है बेटा जिसको बोलते हैं जीनर डायोड। एक स्पेशल है ये बहुत ज्यादा, इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस पीएन डायोड। स्पेशली बनाया जाता है ताकि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे काम कर सके। ऐसा होता है अपने पास में जीनर डायोड। तो लिखते हैं भाई जीनर डायोड के बारे में। ठीक है, जीनर डायोड है इट इज स्पेशल पर्पज पीएन डायोड that works in reverse breakdown region। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, तो बेटा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कैसे काम करता है, अपने पास में एक स्पेशल डायोड बनाया गया है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है बेटा, ये अपने पास में सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम करेगा। इसमें हाई डोपिंग रहती है। ठीक है, क्योंकि हाई डोपिंग है उस वजह से इसके अंदर में जीनर ब्रेकडाउन होगा। जीनर ब्रेकडाउन के अंदर में जो करंट फ्लो करता है, जो हाई करंट आ जाता है, वो किस वजह से आ जाता है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, उस वजह से एक हाई करंट है वो सर्किट के अंदर में फ्लो करने लग जाता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मैं उसको रिवर्स बायस में लगाऊंगा एक फिक्स वोल्टेज तो ड्रॉप करेगा, बट उसके बाद में अपने पास में क्या होने लग जाएगा, एक सडन एक हाई करंट फ्लो करने लग जाता है, तो करंट को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो ऐसा सा ये डायोड है। इतना सिंपल सा इसका लॉजिक है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ द जीनर डायोड इज हैवीली डोप its depletion region is extremely thin। ठीक है, तो बेटा डिप्लीशन रीजन है वो एक्सट्रीमली थिन होता है। मैंने बताया था डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो तो डिप्लीशन रीजन है वो कम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है दिस मीन्स इट हैज
इट हैज स्मॉल रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो स्मॉल है, ठीक है। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाता है, जो कि वहां के जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन होल पेयर है जो इजीली वहां से पुश आउट हो सकते हैं उस वजह से, ठीक है। दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये जो फील्ड है ये अपने पास में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ देयर बॉन्ड एंड क्रिएट a large number of charge carrier। इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ही जो प्रोसेस होती है उसी को ही क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। दिस सडन प्रोसेस रिजल्ट इन लार्ज रिवर्स करंट that is known as जीनर ब्रेकडाउन। बस ये हो जाता है अपने पास में जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो भाई जीनर डायोड जो ब्रेकडाउन है उसके लिए, या जीनर डायोड है उसके लिए जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वो बना देते हैं। वी आई करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्स बायस के अंदर में ही काम आएंगी, फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल डायोड जैसा ही काम करता है, उस चीज को भी लिख लेंगे भाई। इस तरफ है करंट माइक्रो एम्पियर में, ये अपने पास में वोल्टेज है। जैसे वोल्टेज बेटा थोड़ी सी बढ़ती है एकदम से सडन ब्रेक डाउन हो जाता है इस वोल्टेज पे, ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन में सडनली एक बड़ा सा करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसी करंट को क्या बोल देते हैं अपने पास में, जो है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज हो चुकी है, ठीक है, और सडन करंट हो चुका है, ठीक है। कोई स्पेशल नाम नहीं है, ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। तो ये अपने पास में ब्रेक डाउन रीजन है, और वी जेड वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे अपने पास में ये करंट है ये फ्लो करने लगा है। तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बनती है अपने पास में वी जेड, ठीक है। अब इसी डिवाइस है ना, इसको यूज कर सकते हैं हम अपने पास में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक है। तो पहले इससे कुछ चीजें जो हमें पता चली हैं वो लिखते हैं, ठीक है। इट इज हाईली डोप्ड सिलिकॉन डायोड, हाईली डोप्ड सिलिकॉन डायोड इसको लेके चलते हैं। और सिलिकॉन का क्यों लेके चले हैं भाई, सिलिकॉन है उसको इसलिए लेके चलते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, मतलब बढ़िया हाई टेम्परेचर पे भी बढ़िया तरीके से काम करता है। सिलिकॉन is preferred as it work well at high temperature। सिलिकॉन को प्रेफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी बढ़िया मस्त काम करता है, ठीक है। तीसरी बात है, अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं, ठीक है, तो सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके का सिंबल रहता है पीएन। और बेटा ये हमेशा ही अपने पास में रिवर्स बायस के अंदर में काम करेगा। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग जीनर डायोड, कि भाई जीनर डायोड का यूज कैसे किया जाता है वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे बेस्ड ही नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। और बेटा जेई मेंस और नीट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इस तरफ से वोल्टेज इनपुट करते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज, एक फ्लक्चुएट करती हुई इस तरफ से डीसी वोल्टेज डाली,
आगे हमने एक रजिस्टर लगा दिया ताकि भाई एकदम से डायोड खराब ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा तो करंट ये ड्रॉप कर ही लेगा। इसके बाद में फिर हमने लगाया भाई डायोड। डायोड जो है उसको लगाया है रिवर्स बायस में, पी इधर है, एन इधर है। इसकी जो जीनर वोल्टेज है वो है वीजेड। फिर अपने पास में इस दिए जो दो एंड हैं, इन दो एंड के अक्रॉस में आउटपुट को रिसीव करते हैं, और इधर पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज इधर से आई, इसके अक्रॉस में गई, जीनर डायोड के अक्रॉस में गई, उसके बाद में इधर से आउटपुट में। इतना सा इसका सर्किट होता है। इसके अक्रॉस में आउटपुट को रिसीव किया जा भी है। ये है अपने पास में जीनर वोल्टेज जो गिवन है वो है भाई वीजेड। ऐसा अपने पास में सर्किट है, इस चीज का ही यूज किया जाएगा अपनी वोल्टेज को रिसीव करने के लिए। अब देखो भाई जीनर का अपने पास में काम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, जीनर डायोड। भाई जीनर डायोड का ये काम है, जब वोल्टेज है मतलब इसके अक्रॉस में, इस डायोड के अक्रॉस में अगर वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा होती है तो डायोड ऑन होगा और कंडक्ट करेगा, इसके अंदर से जो करंट है उसको अलाउ करेगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वीजेड के अक्रॉस इसके अक्रॉस में वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर जो वोल्टेज आई है वो जीनर वोल्टेज से कम है, क्या समझ में आया बेटा, अगर जो वोल्टेज आई है वो जीनर वोल्टेज से कम है, उस केस में क्या होगा। मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, ये लो भाई। अगर बेटा जो वोल्टेज आई है वो जीनर वोल्टेज से कम है तो जीनर डायोड ऑफ होगा। अगर ऑफ होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, डू नॉट कंडक्ट, तो उस केस में कंडक्ट नहीं करेगा। इतना सा सिंपल इसका लॉजिक है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, हाँ। अब बेटा कंडक्ट करेगा तो इसके अंदर से करंट को अलाउ करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। बस इससे ज्यादा इसका कोई भी सिनेरियो नहीं है, सिर्फ रिवर्स बायस में ये काम करता है। नोट करके एक दो चीजें याद आ गई हैं वो भी लिख लेते हैं। जीनर डायोड एक स्पेसिफिक अमाउंट तक के करंट को ही अपने अंदर से अलाउ कर सकता है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट करंट की जा सकता है। ज्यादा करंट हो जाएगा तो शायद खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। जीनर डायोड हैज ए certain value of current in it। इसके अंदर में एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट होती है। इफ करंट एक्सीड वेरी हाई वैल्यू देन जीनर डायोड बर्न आउट, तो उस केस में जीनर डायोड है वो बर्न आउट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है भाई ये हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है। इट ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस। ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस एक्ट लाइक नॉर्मल डायोड। फॉरवर्ड बायस में जो नॉर्मल डायोड है वैसा ही ये बिहेव करता है। ये इतना सिंपल सा लॉजिक है। अब बेटा मेन चीज आती है इसमें, जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन की अप्रोच बता देता हूं अभी एक बार आपको। इजी सी अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खतरनाक सी अप्रोच है, आसान सी इसकी अप्रोच है। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास में लाइट चली गई है तो मेरी फोटो पे फ्लक्चुएशन सी आ रही है, देखो कैसी हो रही है, देखो देखो। ठीक है, तो इसलिए इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, आपको तो पढ़ना है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो बेटा पहले हम कोई वोल्टेज है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जीनर डायोड ऑन है या ऑफ है। अगर अपने पास में ऑन हुआ तो कंडक्ट करेगा और वीजेड के बराबर वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ऑफ हुआ तो कंडक्ट नहीं करेगा, वीजेड के बराबर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा। अगर डायोड ऑफ है तो जो भी इनपुट वोल्टेज है सीधी आउटपुट पे चली जाएगी, और अगर डायोड ऑन है तो वीजेड के बराबर वोल्टेज है वो आउटपुट पे
जाएगी। ये अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आंसर निकाले जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में और जेईई मेंस दोनों में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो दोनों के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एडवांस में तो ये टॉपिक है भी नहीं। ये है अपने पास में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट। जो जीनर वोल्टेज है वो है भाई 15 वोल्ट, यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज हो रहा है। तो इस डायोड के अंदर से फ्लो करता हुआ करंट कितना होगा। ठीक है बेटा, रिवर्स बायस के अंदर में है, इधर है पॉजिटिव, एन से कनेक्टेड है, ये पी से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो तो पहले तो चेक करेंगे अपना जो डायोड है वो ऑन होगा या नहीं होगा। ठीक है, टू चेक डायोड इज ऑन और नॉट, डायोड ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे बेटा, अपने पास में इस डायोड को हटा देंगे कि भाई यहाँ पे डायोड है ही नहीं, और फिर चेक करेंगे कि डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज कितनी आ रही है। चलो तो ऐसा है अपने पास में ये 250 ओम, 1000 ओम, और ये लो भाई इसके अक्रॉस में पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज है, ये भाई 20 वोल्ट है। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड। ठीक है, 20 वोल्ट है, मतलब ये ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी है, लो भाई ऐसा ही समझ लो ताकि अपने लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, ग्राउंड है उसको जीरो ही मान लेते ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आई है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है वही इस 15 वोल्ट इस डायोड के अक्रॉस में आएगी। अब चेक कर लेंगे कि ऑन है कि ऑफ है। सबसे पहले इस सर्किट में फ्लो करता हुआ जो करंट है वो बताऊंगा। करंट की वैल्यू हो जाएगी V वोल्टेज अपॉन इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस 20 वोल्ट अपॉन 1000 प्लस 250, इसका मतलब है 1250 ओम। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये हो जाएगा 2/125 ओम। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऊपर हो जाता है 16, नीचे हो जाता है 1000। करंट है V अपॉन ओम एम्पियर में, तो कितना करंट बन गया है 16 मिली एम्पियर। अब इस पूरे सर्किट में इस 20 वोल्ट की वजह से 16 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो निकाल रहे हैं भाई, वोल्टेज अक्रॉस 1000 ओम, V इज इक्वल टू करंट इंटू यहां का रेजिस्टेंस 16 मिली एम्पियर इंटू 1000। 16 मिली एम्पियर को लिख दिया भाई 16/1000 इंटू 1000, तो ये जो वोल्टेज है ये बन गई है 16 वोल्ट। इसका मतलब है इस 1000 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है बेटा 16 वोल्ट। इधर पे जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो है 16 वोल्ट। इसका मतलब जीना डायोड को तो 15 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे कितनी आ गई है 16 वोल्ट, मतलब कि जीना डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। डायोड जो है वो ऑन हो गया भाई, पहली चीज तो ये पता चली। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो सोल्व करते हैं। देखो तो मेरे बेटे 20 वोल्ट की सप्लाई है, ऊपर कितना था 250 ओम, 250 ओम कि अपने पास में जो डायोड है वो भाई ऑन हो गया है। अगर ऑन हो गया तो कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और भाई एक बैटरी के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, और ये 15 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। चलो, लोड रेजिस्टेंस है 1000 ओम। चलो ऐसा हमने कर लिया है, सिर में चल पड़ी खुजली। तो इधर की वोल्टेज है जीरो, जीरो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट लगा लेते हैं, ग्राउंड को मान लेते हैं जीरो। जीरो है तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी भाई 20 वोल्ट, ये जीरो है तो इधर कितनी सी ड्रॉप हो गई है 15 वोल्ट, तो इधर पे है 15 वोल्ट। ठीक है, चलो भाई इधर पे भी कितना हो जाएगा 15 वोल्ट है, तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं।
बेटा इस सर्किट में से जाता हुआ करंट निकाल लेते हैं। इधर से जाता हुआ करंट है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस तरफ के करंट की, आई। लोड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो लिख लेते हैं। इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है 15, और बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 1000। 15 मिली एम्पियर का करंट है वो यहां से फ्लो कर रहा है। बढ़िया बात है भाई। 20 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट, इधर से कितना सा करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 20 और 15 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5/250। ठीक है, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आ जाता है 20/1000, मतलब कि 20 मिली एम्पियर। इधर से जो करंट आया है वो है 20 मिली एम्पियर, इधर जो करंट चला गया वो है 15 मिली एम्पियर। ठीक है, 20 मिली एम्पियर करंट आया था, 15 मिली एम्पियर इधर चला गया 20 में से, और इस तरफ कितना गया है, डायोड के अंदर से कितना जा रहा होगा, 5 मिली एम्पियर। तो करंट थ्रो डायोड 5 मिली एम्पियर। ये आंसर निकालना था। कंसेप्ट जो इसमें यूज किया है वो वही करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब इस चीज को याद रखना, आगे का कंसेप्ट इस तरीके से ही कर रहे हैं। आगे देखो बेटा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे ना, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, सारे चीजें टिचकुले हो जाएंगी, चकाचक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा ये, द जीनर डायोड has breakdown voltage of 10 volt is used as a voltage regulator in this circuit। इस सर्किट में इधर की जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं। तो जीनर डायोड है, उसके अंदर से जाता हुआ करंट हमें बताना है। चलो तो बेटा सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर का रेजिस्टेंस है 200 ओम, इधर का है 500 ओम। तो 20 वोल्टेज है बेटा, इसमें 200 के अकॉर्डिंगली, इसमें 500 के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगी। तो 500 ज्यादा है 200 से, तो मतलब 20 का ज्यादातर पोर्शन तो इधर ही चला जाएगा। इसका मतलब है ज्यादातर पोर्शन है, मतलब आधे से ज्यादा पोर्शन तो जा ही रहा है। इसका मतलब है कि इस तरफ है तो 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ही चली गई है। सिंपल सा लॉजिक है, जीनर वोल्टेज है। पहले तो रुक जाओ, तो मैं समझा ही देता हूं। देख, जिसको आ गया है वो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हो, दूसरे स्टेप से स्टार्ट कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन में और करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े से वीक हो सकते हैं शायद। टू चेक जीनर डायोड इज ऑन और नोट, उस केस में बेटा जीनर डायोड को हटा दिया करो। 20 वोल्ट की सप्लाई है, 200 ओम, इस तरफ है 500 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, क्योंकि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें करंट फ्लो करता हुआ निकालेंगे। बेटा 20 वोल्ट की सप्लाई है, 200 और 500, 20/200 प्लस 500, 20/700 एम्पियर, 2/70 एम्पियर, 1/35 एम्पियर। इतना सा करंट है इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, वोल्टेज अक्रॉस 500 ओम, 500 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज, करंट इंटू 500 ओम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/35 गुणा में 500। इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/7, जो कि 10 वोल्ट से तो ज्यादा ही है। ठीक है, 14.2 वोल्टेज के आसपास आ जाती है, 10 से तो ज्यादा है। इसका मतलब है जीनर डायोड इज ऑन। ठीक है, जीनर डायोड है इस केस में भाई ऑन है। ले तो बेटे, जीनर डायोड अगर ऑन है तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जीनर डायोड बेटा ऑन है, तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो चुकी है 10 वोल्ट। 200 ओम, 10 वोल्ट की वोल्टेज इसके अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगी, 500 ओम है,
कितने वोल्टेज की बैटरी थी? 20 वोल्ट। इसके अंदर से जाता हुआ करंट निकालना है, कोई दिक्कत की बात है ही ना बेटा। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट, इस रेफरेंस को तो जीरो मान लिया। इधर पे बन जाएगा 20 वोल्ट, इधर पे बन जाएगा 10 वोल्ट। चलो इसमें से जाता हुआ करंट निकाल लेते हैं भाई, इधर से जाता हुआ। थोड़ी सी जगह रख ली यहाँ पे। करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 में से 0 का, 10/500, यानी कि 20/1000, 20 मिली एम्पियर। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना सा है बेटा? 20 मिली एम्पियर। इसमें से फ्लो करता हुआ जो करंट है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे करंट थ्रू इस रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से 10 का डिफरेंस है, तो 10/2000/200। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इधर से जो करंट था 50 मिली एम्पियर, इधर चला गया 20 मिली एम्पियर, इसमें से कितना चला गया? 30 मिली एम्पियर। बस डायोड में से जाता हुआ करंट ही तो निकालना था। करंट इन डायोड 30 मिली एम्पियर इज द आंसर। बस ये हो जाता है इसका सही आंसर। इससे ज्यादा इसमें और कोई भी लॉजिक नहीं है। चलो तो मेरे चीतो क्वेश्चन तो और भी करने पड़ेंगे। ये बेटा अपने पास में जेई मेंस का क्वेश्चन है, जीनर वोल्टेज है 30 वोल्ट। ठीक है, इसके अंदर से करंट पास करता हुआ कितना करंट होगा जीनर डायोड से, ये हमें करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो ये अपने लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वो भी जेई मेंस का ही है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास में है ये। ठीक है, और ये हमने examgoal.com वेबसाइट से लिखा है, मतलब कि है तो जेई मेंस का क्वेश्चन, बट वहां से इसका जो डायग्राम है उसको क्लिप किया है। ठीक है, तो भाई उस वेबसाइट को साउट आउट, जो भी उसमें मतलब कि देखना चाहता है तो देख सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, बट क्योंकि वहां से लिया है तो बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई, ये सर्किट अपने पास में इस तरीके से गिवन है बेटा। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2000 ओम रजिस्टर, जो 2 किलो ओम है, इस रजिस्टर के अंदर से कितना सा करंट फ्लो करेगा वो हमें लिखना है। जीना डायोड वाला ही लॉजिक है बेटा। 10 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, जीना डायोड को अगर मैंने हटाया तो इसमें और इसके अंदर से करंट है वो पास करेगा। 10 का जो 2/3 पोर्शन है वो इधर चला जाएगा, तो 5 वोल्ट से तो ज्यादा ही चला जाएगा। तो सबसे पहला जो लॉजिक है कि जीनर डायोड जो है वो ऑन है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगा। जीनर डायोड अगर बेटा ऑन है तो उसके बाद में जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं इस डायग्राम के ऊपर ही कर दे रहा हूं, ज्यादा कुछ मुश्किल इसका सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, इसके ऊपर तो क्या ही करेंगे, खैर अच्छे से कर देता हूं भाई नीचे की तरफ में। ठीक है बेटा, देखो भाई, जीना डायोड अपने पास में अगर ऑन हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, देखो अब तक जैसे कि हमने ये डायग्राम करे हुए हैं भाई। ठीक है, तो जीना डायोड कैसा बिहेव करने लग जाता है, एक बैटरी के जैसा, मतलब कि उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाती है। इस जीना डायोड के अक्रॉस में कितनी सी वोल्टेज ड्रॉप होगी? 5 वोल्ट। इधर पे है पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव बनेगा, नीचे वाला नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जीना डायोड जब बनता है तो उसको देखो बेटा कैसे रिप्लेस करते हैं। तो एन साइड है पॉजिटिव, पी साइड है वो नेगेटिव। ऐसा ही होता है, एन साइड पे हायर पोटेंशियल, पी साइड पे लोअर पोटेंशियल, ऐसा बन जाएगा। इधर की वोल्टेज मैंने मान ली है 0 वोल्ट, यहां से यहां पे गए, बैटरी से मूव करे तो 10 वोल्ट, इधर से इधर गए, यहां का पोटेंशियल कितना बन जाएगा? 5 वोल्ट, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 5 वोल्ट। इसके अंदर से जाता हुआ जो करंट है वो लिखते हैं सबसे पहले तो। इससे मूव करता हुआ जो करंट होगा उस करंट की क्या वैल्यू होगी? तो बेटा 5/1000, पोटेंशियल डिफरेंस है 5/1000, मतलब कि 5 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया।
इधर से और इधर जो करंट जा रहा है, ठीक है, 5 वोल्टेज है इस तरफ है 0 वोल्टेज, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें जाता हुआ जो करंट है उसको I1 बोल दिया है, इसको बोल देता हूं I2। तो इसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो है 5/2000, मतलब कि 2.5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर यहां से आ रहा था, 2.5 मिली एम्पियर इधर चला गया, तो नीचे की तरफ कितना चला जाएगा, 2.5 मिली एम्पियर। तो जो करंट इन डायोड है वो है 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि 25 गुणा 10⁻⁻4 एम्पियर। हमें जो आंसर लिखना है वो क्या है यहाँ पे, गुणा 10⁻4। तो अपना जो आंसर है वो बन जाएगा यहाँ पे 25। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। इतना सा क्वेश्चन था भाई, बता कैसे टेंशन ले रहे हो, टेंशन की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, सिंपल टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको। ए सर्किट शोन बिलो वर्किंग 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड सोर्स, ठीक है भाई। आउटपुट है वो 8 वोल्ट है, वो रेगुलेटेड है। व्हेन 12 वोल्ट इज इनपुट, 12 वोल्ट की अगर इनपुट सप्लाई दी तो 8 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है। द पावर डेसिपेटेड इन ईच डायोड इज, दोनों जो डायोड हैं उनके अंदर में कितनी सी पावर है वो डेसिपेट होगी। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, दोनों के दोनों डायोड बढ़िया डायोड है, ठीक है, जिना डायोड है भाई दोनों के दोनों, ठीक है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो है बेटा 8 वोल्ट। ये जिना डायोड भी 8, मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल वोल्टेज कितनी ड्रॉप कर रहे हैं, 8 वोल्ट। मतलब जो जीनर वोल्टेज है वो अपने पास में है 4+4, मतलब कि 4 वोल्टेज, क्योंकि VZ प्लस VZ मिला के 8 बनी है। तो एक जीनर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी है, 4 वोल्ट, ठीक है भाई। यहाँ का लोअर का पोटेंशियल मान लेता हूं 0, तो इधर का भी 0, इधर का भी 0। यहाँ का है 12 वोल्ट, ठीक है। इधर का है भाई V0 है जो वो है 8, इधर का भी क्या बन गया 8। इधर से आता हुआ जो करंट है वो करंट देख लेते हैं भाई, कितना सा करंट आ रहा है। इधर से जो करंट आ रहा है I, उस करंट की वैल्यू लिख लेते हैं। यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 12 में से 8 गया तो 4 बटे इन दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में ही है तो 400, तो 10 मिली एम्पियर, 1/100 ऐसा लिख सकते हैं। 10 मिली एम्पियर का इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इधर पे भी कितना करंट जा रहा होगा, 10 मिली एम्पियर ही, ठीक है। ईच डायोड, हर डायोड के अंदर से हमें पावर है वो निकालनी है। पावर इन डायोड इज इक्वल टू करंट इन डायोड इनटू वोल्टेज ऑफ डायोड, या उनकी जीनर वोल्टेज। वो इनके अंदर से जो करंट जा रहा है वो तो 10 मिली एम्पियर ही है, तो 10 मिली एम्पियर, हर एक की वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 40 मिली वोट। इसका जो आंसर है मिली वोट में आ जाता है 40, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही क्वेश्चन है एक टाइप से, और कुछ इनमें भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो अपने जो कंसेप्ट है ना उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी वालों को, ठीक है। तो उस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में कोई भी मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। चलो तो भाई यहां तक जीना डायोड है वो खत्म हो गया है।